ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं जब 2006 में यूक्रेनियन कैपिटल के अंदर एक नौजवान शख्स बहुत कंफ्यूज हालत में पाया गया। उसने ओल्ड फैशन कपड़े पहन रखे थे और उसकी गर्दन में एक पुराना कैमरा भी लटका हुआ था। लोग समझ रहे थे कि ये कोई पागल है, लेकिन क्या मालूम था उनको कि वो टाइम ट्रैवल की एक दास्तान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वो शख्स अपना नाम सरजी बता रहा था। पुलिस ने जब उससे आईडी मांगी तो वो एक ऐसी कंट्री की इश्यू की हुई आईडी थी जो अब मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, ये आईडी सोवियत यूनियन के दौर की थी। अब ये बात तो आप सब जानते हैं कि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा होता था और जिस दिन ये वाक़या पेश आया सोवियत यूनियन को टोटे 2 दहाइयाँ गुजर चुकी थी। ऐसा नहीं कि यूक्रेन पुलिस ने पहले सोवियत यूनियन की कोई आईडी नहीं देखी थी, मगर ये शख्स देखने में 20 से 25 साल का लग रहा था और उस पर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 की शो हो रही थी। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही नहीं बल्कि आईडी पे जो शो होने वाली पिक्चर थी वो भी उसी की थी। ये सारा मामला पुलिस को हजम नहीं हुआ। 1932 में पैदा होने वाला शख्स 2006 में 74 ईयर्स के बाद भी 20 से 25 साल का कैसे दिख सकता है। उन्होंने सरजी से पूछा कि आज कौन सी डेट है, तो उसने ज़रा सोच कर जवाब दिया 23 अप्रैल 1958। ये वो पॉइंट था जब पुलिस को लगा कि ये शख्स पक्का कोई पागल है। वो उसको मेंटल हॉस्पिटल ले गए जहां डॉक्टर पैब्लो कैथरीना ने उसकी मेंटल हालत का जायज़ा लिया। सरजी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने पूछा कि क्या उसको याद है कि वो 1958 से सीधा 2006 में कैसे आया। उसने बताया कि मैं दिन के वक्त सिटी वॉक पे अच्छी फ़ोटोग्राफ्स लेने गया था, तभी मैंने आसमान पे एक अजीब चीज़ को उड़ते हुए देखा। डॉक्टर ने पूछा कि वो चीज़ कैसी थी, तो उसने कहा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मगर मैंने अपने कैमरे में उसकी फ़ोटो खींच ली थी। ये कहते हुए उसने अपना कैमरा आगे कर दिया। ये सुनकर डॉक्टर बहुत हैरान हुए, लेकिन उनकी हैरानी उस वक्त बढ़ गई जब उन्होंने कैमरा देखा। वो बहुत पुराना यशीमा फ्लेक्स कैमरा था। कैमरा की कंडीशन देखकर लग नहीं रहा था कि ये कोई पुराना कैमरा है। मसला ये था कि इस कैमरे में से फ़ोटो निकालना मुश्किल था, क्योंकि इसमें जो रोल डलता था वो 1970s में ही डिसकंटिन्यू हो चुका था। एडम पॉजनर एक एक्सपर्ट को बुलाया गया जिसने कैमरा रोल पे लिखी डेट को देखा तो पता चला कि ये 1956 में मैन्युफैक्चर हुआ था। उसने फ़ोटोग्राफ्स डेवलप की और उस वक्त चीज़ें और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। फ़ोटोज़ में कीव सिटी की बहुत पुरानी तस्वीर थी। कार्स, बिल्डिंग्स, स्ट्रीट साइंस, सब कुछ। कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी थी जिन्हें बाद में गिरा दिया गया था, और उन बिल्डिंग्स के सामने सरजी और उसकी गर्लफ्रेंड की पुरानी पिक्चर्स भी मौजूद थी। ये वही सरजी था जो 48 साल पुरानी तस्वीर में जैसा लगता था उसी हालत में, उसी कपड़ों में डॉक्टर के सामने बैठा था, और रोल की आखिरी फ़ोटो में एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखा रहा था, जैसा कि सरजी ने बताया था। ये सारा मामला देखकर डॉक्टर्स के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। इस वक्त तक उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो मान लें कि ये शख्स 1958 से 2006 में टाइम ट्रैवल करके आया है। अभी डॉक्टर्स इसी कश्मकश में थे कि वो शख्स रूम से बाहर निकला, दरवाज़ा बंद किया और फिर कभी वापस नहीं आया। सर्जी पोनोमारेंको बिना किसी सबूत के गायब हो चुका था। उसने अगर अपने पीछे कुछ छोड़ा था तो वो था ये कैमरा, कुछ फ़ोटोग्राफ्स और अपनी अजीबो गरीब कहानी। ऐसी कहानी जो जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करो उतनी ही ज़्यादा उलझती जाती है। जब पुलिस ने केस को इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम पड़ा कि 1960 में वाकई एक सर्जी पोनोमारेंको नाम का शख्स गायब हुआ था। फ़ोटोज़ में जो लड़की उसके साथ थी उसे भी ट्रैक किया गया, जो अब एक 70 साल की औरत है। उसने पुलिस को बताया कि 1958 में वाकई सर्जी गायब हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस भी आ गया था। ये उतना ही वक्त के लिए गायब हुआ था जितने वक्त के लिए ये 2006 में नामो निशान था। लेकिन उस खातून के मुताबिक वो 1960 में दोबारा गायब हुआ था और उसके बाद आज तक वापस नहीं आया। पर कहानी में एक और ट्विस्ट भी है। सालों बाद उसको सरजी की एक फ़ोटो रिसीव हुई जिसमें लिखा था 2015। इस फ़ोटो में सरजी और ज़्यादा बड़ा लग रहा था और बैकग्राउंड में एक सिटी नज़र आ रही थी जो स्काई स्क्रैपर से भरी हुई थी।
उसमें यह भी लिखा था कि वो जल्द ही वापस आएगा, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो सका। सर्जी पोनोमारेंको की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी एक यूक्रेनियन टीवी शो पे दिखाई गई थी और देखते ही देखते ये इंटरनेट पे वायरल हो गई। पर सवाल ये है कि क्या ये स्टोरी वाकई सच है? इस पे आने से पहले हम ये समझते हैं कि टाइम ट्रैवल क्या वाकई पॉसिबल भी है या नहीं। ये तो हम सब मानते हैं कि एक तरीके से हम टाइम ट्रैवल कर ही रहे हैं फ्यूचर की तरफ। हर गुजरता हुआ लम्हा, हर घंटा हमें मुस्तकबिल में ले जा रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी भी तरीके से एक घंटा सिर्फ आधे घंटे में गुजार ले तो वो दूसरों के मुकाबले में आधा घंटा फ्यूचर में चला जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समझाया था। इसके मुताबिक टाइम स्पेस में एक जैसा नहीं गुजरता। ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की स्पीड और मास पर। जैसे हर एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का लेवल डिफरेंट होता है, वैसे ही स्पेस में टाइम भी हर जगह अलग स्पीड से गुजरता है। हम अर्थ पर हैं तो हमारा टाइम अर्थ के मास और स्पीड पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम जुपिटर जाएं जिसका मास ज़्यादा है तो वहाँ टाइम स्लो गुजरेगा। इसी थ्योरी के मुताबिक जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ही स्लो टाइम गुजरेगा। अगर हम किसी ऐसी स्पेसशिप में बैठ जाएं जो लाइट की स्पीड से 5 साल तक चले और फिर वापस आए तो स्पेसशिप में सिर्फ 5 साल गुजरे होंगे, लेकिन अर्थ में 36 ईयर्स गुजर चुके होंगे। इस फ़र्क को टाइम डायलेशन कहा जाता है। आइंस्टाइन की थ्योरी को प्रूव करने के लिए 1971 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको हफिल-केटिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें 12 एटॉमिक क्लॉक्स को एक ही टाइम पर सेट किया गया। कुछ क्लॉक्स को प्लेन में डालकर ईस्ट डायरेक्शन में भेजा गया, कुछ वेस्ट में और कुछ ग्राउंड पर रख दी गए। जब प्लेन्स वापस आए तो क्लॉक्स का कंपैरिजन किया गया। ईस्ट डायरेक्शन वाले प्लेन्स की क्लॉक्स 59 नैनो सेकेंड स्लो थी। वेस्ट डायरेक्शन वाले प्लेन की क्लॉक्स 273 नैनो सेकेंड्स फास्ट थी। ये फ़र्क इसलिए था क्योंकि अर्थ खुद एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल का दूसरा तरीका ग्रेविटी। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी टाइम उतना ही स्लो चलेगा। 2010 में भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें एक एटॉमिक क्लॉक को ज़मीन के पास रखा गया और दूसरी को 33 सेंटीमीटर ऊपर वाले शेल्फ पर। ज़मीन के पास वाली क्लॉक ज़्यादा ग्रेविटी में थी, इसलिए वो स्लो चल रही थी। ये फ़र्क बहुत छोटा था, लेकिन प्रूव करता है कि अगर हम किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि ब्लैक होल के पास। इस थ्योरी को फिल्म इंटरस्टेलर में भी दिखाया गया है। जहां एक प्लैनेट ब्लैक होल के पास था, वहां का 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर था। स्पीड और ग्रेविटी की वजह से टाइम का चेंज होना इतना आम है कि हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स, जिनमें दुनिया की सबसे एक्यूरेट क्लॉक्स होती हैं, उनको बार बार अर्थ के टाइम के साथ मैच करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सैटेलाइट्स 11,300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट करती हैं, जिससे उनका टाइम अर्थ के मुकाबले में पीछे रह जाता है। अगर उनका टाइम मैच ना किया जाए तो हमारे फ़ोन्स हमें सही लोकेशन तक भी ना ले जा सके। अब तक तो हमने बात की फ्यूचर में टाइम ट्रैवल की। ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन साइंस के मुताबिक इसका प्रैक्टिकल होना अभी के लिए नामुमकिन है, क्योंकि इस स्पीड से चलने वाली स्पेसशिप बनाना अभी पॉसिबल नहीं। और ब्लैक होल जैसे ग्रेविटी सोर्सेस अर्थ से बहुत दूर, यानी 1500 प्लस लाइट्स ईयर्स दूर हैं। शायद फ्यूचर में इंसान ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना ले। लेकिन क्या सर्जी पोनोमारेंको की कहानी सच थी? ये स्टोरी सबसे पहले 2012 में एक यूक्रेनियन टीवी शो एलियंस के एक एपिसोड टाइम ट्रैवलर में दिखाई गई थी। लेकिन सब लोगों ने सीसीटीवी वीडियो का एनालिसिस किया तो एक बड़ा लूप होल सामने आया। वीडियो में जो डेट दिख रही थी वेडनेसडे 23 अप्रैल 2006, लेकिन कैलेंडर के मुताबिक 23 अप्रैल 2006 संडे था। इसका मतलब वीडियो अलग रिकॉर्ड की गई थी और डेट बाद में एडिट की गई। सर्जी की आईडी पर जो स्टैंप लगी थी वो भी असली सोवियत स्टैंप से डिफरेंट थी। और 2015 वाली फ़ोटो में बिल्डिंग्स के बैक में जो स्काई लाइन थी उसमें काफ़ी बिल्डिंग्स कॉपी पेस्ट लग रही थी। एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये फ़ोटो फ़ोटोशॉप की गई है।
जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन शो में दिखाई गई उसका कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं मिलता। डॉक्टर पेब्लो कैथरीना जिनके नाम पे मेंटल चेकअप दिखाया गया, उनका भी इंटरनेट पे कोई रिकॉर्ड नहीं। सब कुछ इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये स्टोरी सिर्फ टीवी रेटिंग्स के लिए बनाई गई थी। टाइम ट्रैवल में कन्फ्यूजन तब होती है जब लोग सोचने लगते हैं कि अगर फ्यूचर में जा सकते हैं तो पास्ट में भी जा सकते होंगे। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि पास्ट में टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्रिएट करता है पैराडॉक्स। जैसे अगर आप टाइम मशीन में बैठ के 10 साल पास्ट में चले जाएं और उस टाइम मशीन को ही बनने से रोक दें, तो आप वापस कैसे आएँ? इसी सिचुएशन को टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स कहते हैं। 2009 में स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी अरेंज की जिसमें वो खुद अकेले थे। उन्होंने पार्टी में इनविटेशन 1 साल बाद पब्लिश की। अगर कोई टाइम ट्रैवलर है तो वो 1 साल पहले आकर इस पार्टी को अटेंड करे। किसी ने भी उस पार्टी को अटेंड नहीं किया। ये उनका तरीका था ये दिखाने का कि पास्ट में टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है।